नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है मयूर और आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गेल इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। दोस्तों, गेल इंडिया एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है और इसके मेजॉरिटी स्टेक होल्डर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है। और आज मैं आपको बताऊंगा कि गेल इंडिया के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, इसके फंडामेंटल्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं और इसके वैल्यूएशंस क्या हैं और क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, सबसे पहले एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन और इन्फॉर्मेटिव पर्पसेस के लिए है। मैं किसी को भी बाय या सेल की कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। शेयर मार्केट में उतार चढ़ाव आते रहते हैं और आप अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन सोच समझ कर लीजिएगा। कंपनी का नाम है गेल इंडिया लिमिटेड और उसका करंट मार्केट प्राइस है 96 रुपीज़ पर शेयर का। कंपनी का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो है 43,000 करोड़ का और नंबर ऑफ शेयर्स हैं 450 करोड़। कंपनी का जो पी रेशियो है वो है 5 का, जो कि एक अच्छा नंबर है। अर्निंग पर शेयर 19 की है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.88 का है। जो कंपनी ने लास्ट 12 महीनों में सेल किए हैं वो किए हैं 66,000 करोड़ के। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है 7,300 करोड़ का। नेट प्रॉफिट मार्जिन्स 8,500 करोड़ के हैं और जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो भी काफ़ी हेल्दी हैं। अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 11% के हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट 13% के हैं। कवरेज रेशियोज़ में इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 27 का है और डेट इक्विटी रेशियो 0.13 का है। रिटर्न्स की बात करें तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17% की है और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15% की है। आइए देखते हैं अब इन सब नंबर्स को डिटेल में। दोस्तों, ये हैं वो सारे टॉपिक्स जो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कंपनी के सेल्स, बिजनेस मार्जिन्स, डिविडेंड और कैश फ्लो की हिस्ट्री, उसके लोन्स के बारे में। मैं आपको साथ साथ बताऊंगा कि कंपनी का वैल्यूएशन क्या है और क्या आज वो वैल्यूएशन करेक्ट है कि नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, ये हैं एनुअल रिपोर्ट्स में से कुछ एक्सट्रैक्ट्स। तो गेल इंडिया लिमिटेड, जैसे कि मैंने आपको बताया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कंपनी है और इसका मेन बिजनेस है ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस। और गैस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कंपनी ने अपना एक पाइपलाइन नेटवर्क बिछाया है इंडिया में और अब्रॉड में, जो कि अगर हम देखें 12,400 किलोमीटर्स का पाइपलाइन नेटवर्क है कंपनी के पास, जो कि इंडिया के ओवरऑल पाइपलाइन नेटवर्क का 71% है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मेजर पोर्शन कवर करता है इंडिया का और आने वाले समय में ये एक एक्सपेंशन भी कर रहे हैं, जिसके अंदर ये फर्दर अपने जो पाइपलाइन का नेटवर्क है उसको बढ़ा के 6,700 किलोमीटर से फर्दर इंक्रीज़ कर देंगे। अगर हम बात करें इनके बाकी बिजनेसेस की तो इनके पास पेट्रोकेमिकल्स का भी बिजनेस है और ये एलपीजी, जो कि लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस होती है, उसका भी ये सेल करते हैं। और साथ ही साथ ये सिटी में जो आप और हम लोग अपने घरों में गैस यूज़ करते हैं वहाँ पर भी गैस सप्लाई करते हैं। और ये जो गैस डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दो कंपनियां जो कि इंडिया की दो बिगेस्ट कंपनियां हैं गैस डिस्ट्रीब्यूशन में, इंद्रप्रस्थ गैस जो कि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर है और सदर्न इंडिया के लिए महानगर गैस लिमिटेड, इन दोनों के थ्रू ये सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन का भी काम करते हैं। अगर इनके पेट्रोकेमिकल्स बिजनेस की बात करें तो उसकी सेल इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। दोस्तों, अगर प्रोडक्ट वाइज सेल्स की बात करें तो इनका जो नेचुरल गैस का बिजनेस है ये ओवरऑल पोर्टफोलियो का 75% है। पेट्रोकेमिकल अराउंड 8.8 है और नेचुरल गैस का जो ट्रांसमिशन का बिजनेस है वो 6.9% का है। मेन जो इनका बिजनेस है वो है नेचुरल गैस का ट्रेडिंग और मार्केटिंग करना, ये मेन काम है। बाकी जो पेट्रोकेमिकल का और बाकी बिजनेसेस हैं वो भी ऑल्दो बहुत बड़े नहीं हैं बट इंक्रीजिंग ट्रेंड पे हैं। लोकेशन वाइज बात करें तो इंडिया से इनका जो रेवेन्यू वो 89% आता है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से अराउंड 11% का बिजनेस आता है। अगर मैं इनके कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की बात करूँ तो वो ओवरऑल सेल्स का 79% है। पिछले साल भी ये अराउंड 78% का था। तो इनके जो मार्जिन्स हैं वो आप कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट सेम रेंज के अंदर है। और अगर मैं गैस के वॉल्यूम ट्रेंड की बात करूं तो वो भी आप देख सकते हैं कि पिछले 4 सालों में इनका जो वॉल्यूम ट्रेंड है वो भी इंक्रीजिंग ट्रेंड दिखा रहा है। अगर मैं शेयर होल्डिंग की बात करूँ तो जैसा कि मैंने आपको बताया, इनके जो प्रोमोटर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, उसके पास 52% की शेयर होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड 11.3%, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास 15.6% की शेयर होल्डिंग है, अदर इंस्टीट्यूशंस के पास 16.1% की शेयर होल्डिंग है और पब्लिक के पास ऑलमोस्ट 5% की शेयर होल्डिंग है। अगर बात करें मार्केट कैपिटलाइजेशन एंड प्राइस के ट्रेंड की तो आप देख सकते हैं कि जो इनका लेटेस्ट मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 43,000 करोड़ का है, जो कि अपने 2012 के मार्केट कैपिटलाइजेशन से भी कम है। प्राइस की बात करें तो वो 96 रुपीज़ पर शेयर का है और नंबर ऑफ शेयर्स 450 करोड़ के हैं। दोस्तों, एक चीज़ जो यहाँ पर ध्यान देने वाली है वो ये कि मार्च 2020 तक के जो फाइनेंशियल्स थे वो मैं यहाँ ईयर 2020 के अंदर दिखा रहा हूँ। उसके बाद के जो भी नंबर्स हैं वो या तो बिल्कुल लेटेस्ट नंबर हैं, जैसे कि यहाँ पर जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो आज का मार्केट कैपिटलाइजेशन है, या फिर ये ट्रेलिंग 12 मंथ्स के नंबर्स हैं। तो यानी कि अगर मैं सेल्स का नंबर आपको दिखाऊंगा
तो सेल्स के नंबर में 2021 में जो सेल्स आ रही है 66,000 करोड़, ये लास्ट के 12 महीनों की सेल्स है। तो हम देख सकते हैं कि जो इनके 12 महीनों की सेल्स है वो 2020 की सेल्स से थोड़ा सा कम है, बट उसका मेन रीज़न है कि जो इनका लास्ट क्वार्टर था वो उतना अच्छा नहीं गया था, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से और प्राइस रिडक्शन की वजह से जो इनकी सेल्स थी वो रिड्यूस हुई थी। बट एक अच्छी चीज़ है कि इनके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं और नेट प्रॉफिट मार्जिन हैं वो पिछले काफ़ी समय से इम्प्रूव होते आ रहे हैं। और अगर मैं बात करूँ सेल्स एंड प्रॉफिटेबिलिटी ट्रेंड पर शेयर की, तो सेल्स पर शेयर भी हम देख सकते हैं पिछले 10 सालों में 97 रुपीज़ पर शेयर से 146 रुपीज़ पर शेयर हो गई है। यानी कि जो सेल्स पर शेयर है वो 1.5 टाइम्स हो गई है। अर्निंग पर शेयर भी ऑलमोस्ट डबल हो गई है और पी रेशियो हाफ हो गया है। पी रेशियो जो इनका करंट पी रेशियो है वो 5 का है। और अब अगर बात करें रिटर्न्स की, तो रिटर्न ऑन इक्विटी 17.4% की है, जो कि पिछले 10 सालों में ऑलमोस्ट इसी रेंज में थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 15.35% की है, जो कि थोड़ा सा इम्प्रूव हुई है। और रिटर्न ऑन एसेट 11.45% की है, जो भी पहले से इम्प्रूव हो चुकी है। अब बात करें डिविडेंड की हिस्ट्री की, तो जो इनकी अर्निंग पर शेयर है मार्च क्वार्टर तक वो 20 रुपीज़ पर शेयर की थी, लेकिन अगर मैं ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अर्निंग की बात करूँ तो वो 19 रुपीज़ पर शेयर है। अगर हम देखें इनका जो पिछला क्वार्टर था वो उतना अच्छा नहीं गया था, बट स्टिल इन्होंने अपनी अर्निंग्स को इंटैक्ट रखा है, और उसका एक रीज़न यही है कि इनके जो नेट प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो इम्प्रूव हुए हैं पिछले क्वार्टर में। दोस्तों, कंपनी ने जो लास्ट डिविडेंड डिक्लेयर किया था वो किया था 6.5 रुपये पर शेयर का, जिसके हिसाब से इसकी जो डिविडेंड डील थी वो अराउंड 8.5% की थी। और अगर मैं इसके ट्रेंड की बात करूं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डिविडेंड पे आउट रेशियो कभी भी 30% के आसपास ही रहता है, 30 से 35% के बीच में रहता है। और क्योंकि जो इनकी लास्ट ट्रेलिंग 12 मंथ्स की अर्निंग्स है वो भी अराउंड 20 रुपये के आसपास ही हैं, तो ऐसी उम्मीद है कि आने वाला जो नेक्स्ट डिविडेंड कंपनी डिक्लेयर करेगी इस फाइनेंशियल ईयर के बाद वो भी अराउंड 6 से 7 रुपये की रेंज में ही रह सकता है। और अगर हम इसे एक रीज़नेबल प्राइस पे ख़रीदने में कामयाब हो जाते हैं तो हमारी जो डिविडेंड यील्ड है वो भी अराउंड 6% से 7% के बीच में रह सकती है, जो कि एक अच्छा नंबर है। बात करें कैश फ्लो ट्रेंड की, तो जो इनके लास्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लोज थे वो थे 8,345 करोड़ के, और फ्री कैश फ्लो 900 करोड़ के थे, जिसके हिसाब से जो इनका प्राइस टू ऑपरेटिंग कैश फ्लो रेशियो था वो 4 का था और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो 38 का था। लेकिन अगर मैं प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो को लेटेस्ट प्राइस पे कैलकुलेट करता हूँ तो वो 48 टाइम्स है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट उसका रीज़न ये है कि जो इनके फ्री कैश फ्लोज हैं वो अभी काफ़ी कम हैं। अभी कंपनी एक्सपैंड कर रही है, और जैसे कि मैंने आपको दिखाया था इन्होंने अभी 6,700 किलोमीटर की नई पाइपलाइन डाली है, और इस वजह से जो इनका केपेक्स एक्सपेंस है वो काफ़ी हाई है, और उस केपेक्स एक्सपेंस की वजह से जो इनके फ्री कैश फ्लोज हैं वो लो हैं। और यही कारण है कि जो इनका प्राइस टू फ्री कैश फ्लो रेशियो है वो 48 टाइम्स का है। ऑल्दो उम्मीद है कि आने वाले समय में जब इनके केपेक्स थोड़ा सा कम हो जाएंगे तब ये रेशियो इम्प्रूव हो सकता है। अगर बात करें लोन्स की, कंपनी का डेट इक्विटी रेशियो है 0.13 का, और पास्ट से ये नंबर डिक्रीज़ हो गया है। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 28 टाइम्स का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। डेट सर्विस रेशियो भी काफ़ी हेल्दी है। अब अगर बात करें करंट एसेट्स की हेल्दीनेस की, तो जो इनका क्विक रेशियो है वो 0.07 का है, जो कि कम है। मेरे हिसाब से ये नंबर थोड़ा सा कम है। करंट रेशियो 0.5 का है। यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जो इनकी लिक्विडिटी है वो उतना ज़्यादा नहीं है, लेकिन अच्छी चीज़ ये है कि जो इनके डेटर डेज़ हैं, जो कि मार्केट से इनको पैसा लेना है अपने कस्टमर से, वो 25-26 दिनों में ही रिकवर हो जाता है। तो इस वजह से जो इनकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो उतना ज़्यादा नहीं है। इन्वेंट्री टर्नओवर की बात करें तो वो 20 टाइम्स है, ये भी काफ़ी हेल्दी नंबर है। अब बात करते हैं बुक वैल्यू की। इनकी जो नेट वर्थ है वो अराउंड 50,000 करोड़ की है, और प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 0.88 का है, जो कि 2012 से अगर मैं कंपेयर करूं तो काफ़ी इंप्रूव हो गया है। बुक वैल्यू पर शेयर 109 रुपीज़ पर शेयर की है। अब अगर मैं प्राइस को कंपेयर करूं बाकी सारे पैरामीटर्स से और इसको समराइज़ करूं तो प्राइस टू सेल्स रेशियो 0.65 का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.88 का है, पी रेशियो 5 का है, और प्राइस टू फ्री कैश फ्लो 48 टाइम्स है। दोस्तों, अब बात करते हैं कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की। तो सबसे पहले देखते हैं कि कॉमन साइज प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है। तो मान लीजिए कि कंपनी की सेल्स 100 है, तो कॉमन साइज P&L हमें ये बताता है कि सेल्स के अगेंस्ट में बाकी के सारे खर्चे कितना परसेंटेज हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मार्च 2020 में अगर सेल्स 100 रुपीज़ की थी तो रॉ मटेरियल का खर्चा 79 रुपीज़ का था। वहीं 2011 में ये खर्चा 69% का था। तो हम कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल का कॉस्ट पिछले 10 सालों में 10% से बढ़ा है। अदर इनकम की बात करें तो वो 2011 में 1% की थी,
जबकि 2020 में ये 5% की है, यानी कि अदर इनकम्स में 4% की ग्रोथ आई है। वहीं अगर मैं टैक्स की बात करूं तो वहाँ पर ट्रेंड रिवर्सल है। टैक्स जहाँ पर कंपनी 5% ऑफ सेल्स देती थी 2011 में, वो अब 1% ऑफ सेल्स है। और डिविडेंड आप देख सकते हैं, जैसा हमने डिस्कस किया था, ऑलमोस्ट सेम ट्रेंड में है। दोस्तों अगर बात करें कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो अगेन अगर हम मान लें कि कंपनी की लाइबिलिटी साइड 100 है, तो 100 में से रिजर्व्स कंपनी के पास 60 रुपीज़ के हैं, जो कि काफ़ी हेल्दी नंबर है। और अगर मैं मार्च 11 से कंपेयर करूं तो ये 10% से बढ़ा है। बोरिंग्स की बात करें तो बोरिंग्स पिछले 10 सालों में रिड्यूस हुई हैं। हम देख सकते हैं कि मार्च 11 में बोरिंग 17% की थी, जो कि अभी मार्च 2020 में 9% की है। तो यहाँ पर कंपनी ने अपनी बोरिंग्स को कम किया है। बाकी के नंबर्स ऑलमोस्ट सेम रेंज में हैं, एक्सेप्ट इन्वेस्टमेंट्स। इन्वेस्टमेंट हम देख सकते हैं कि 10% से बढ़ी है पिछले 10 सालों में। जो इन्वेस्टमेंट 3% ऑफ बैलेंस शीट थी इन मार्च 11, वो अभी 2020 में 13% है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कंपनी की बैलेंस शीट है वो काफ़ी हेल्दी है। स्पेशली जो रिजर्व्स का नंबर है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ओवरऑल बैलेंस शीट का ये नंबर 60% है। तो कोई भी अनवांटेड इवेंट के अंदर कंपनी अपने रिजर्व से पैसा दे सकती है और अपनी जो लाइबिलिटीज़ हैं और जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस हैं उनको मीट कर सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट की। तो हम देख सकते हैं पिछले 10 सालों में सेल्स 6.6% से बढ़ी है, जबकि कंपनी का प्राइस 3% से रिड्यूस हुआ है। जबकि इसके जो एक्सपेंसेस हैं वो सेल्स से ज़्यादा तेज़ी से बढ़े हैं, वो अराउंड 7.5% से बढ़े हैं। और अगर बात करें लास्ट के 3 सालों की, तो सेल्स में जो ग्रोथ है वो 6.7% की है, जबकि एक्सपेंसेस की ग्रोथ 8% है। वहीं जो इसका प्राइस है वो अराउंड 16% से रिड्यूस हुआ है। दोस्तों अब बात करते हैं बिजनेस के कंक्लूजन की, कि क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो सबसे पहले एक वैल्यूएशन पैरामीटर जो मैं हमेशा देखता हूँ वो है EV/EBITDA रेशियो। यहाँ हम देख सकते हैं कि जो कंपनी का EV/EBITDA रेशियो है वो पिछले 10 सालों में रिड्यूस हुआ है। याद रखिएगा, 10 से नीचे अगर ये EV/EBITDA रेशियो होता है तो इन्वेस्टर्स ऐसा मानते हैं कि कंपनी में हमें और फर्दर रिसर्च करनी चाहिए और चांसेस होते हैं कि कंपनी अंडर वैल्यूड हो। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कंपनी का EV/EBITDA रेशियो 2015 के बाद रिड्यूस हुआ है और अभी ये करंट जो EV/EBITDA है वो 4.27 का है, जो कि एक अच्छा नंबर है। प्राइस टू बुक वैल्यू 0.88 का है। सेल्स पर शेयर 150 का है, जो कि पिछले 10 सालों में 1.5 टाइम्स हो गया है। और रिजर्व्स टू टोटल एक्सपेंस रेशियो 0.73 का है, यानी कि कंपनी के सारे एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कंपनी के पास अवेलेबिलिटी ऑफ रिजर्व्स है वो 73% की है, जो कि अच्छा नंबर है। और अगर हम कंपनी को कंपेयर करें उसके कॉम्पिटिटर से और उन कंपनियों से जो इसी सेगमेंट में डील करती हैं, तो हम देख सकते हैं कि ONGC इस सेगमेंट की सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 1 लाख करोड़ है। जबकि गेल इस सेगमेंट में नंबर 2 पे है, जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन 43,000 करोड़ का है। लेकिन हम वैल्यूएशंस की बात करें तो PBPE के मामले में ONGC और गेल ऑलमोस्ट सेम है, लेकिन रिटर्न्स के मामले में गेल ONGC से बेटर है। हम देख सकते हैं ONGC का जो ROE, ROCE और ROA है वो गेल से काफ़ी कम है। वहीं प्राइस टू फ्री कैश फ्लो के मामले में ONGC गेल से बेटर है। बाकी की कंपनियां जैसे कि इंद्रप्रस्थ गैस, अडानी गैस और महानगर गैस मुझे थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगती हैं। ऑल्दो अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं तो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं और मैं कोशिश करूंगा कि आने वाले समय में इन पे डिटेल्ड वीडियो लेकर आऊँ। दोस्तों अब बात करते हैं कंपनी से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की और फाइनल कंक्लूजन की, कि क्या आज हमें इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए कि नहीं। दोस्तों पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कंपनी के कुछ सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट्स ऐसे हैं जो कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस से लिंक्ड हैं, और जैसे ही क्रूड ऑयल के प्राइसेस में कोई चेंज आता है, इनका भी जो सप्लाई प्राइस है वो चेंज हो जाता है। और जैसा कि हम जानते हैं कि पिछले 3-4 महीनों में क्रूड ऑयल के प्राइसेस में काफ़ी डिक्लाइन आया था, जिसकी वजह से इनके मार्जिन्स पे एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनका सप्लाई है फर्टिलाइज़र सेक्टर्स के लिए, पावर सेक्टर के लिए, उसमें टेम्परेरी डिक्लाइन आया था। ऑल्दो वो टेम्परेरी डिक्लाइन 1 से 1.5 महीने तक चला, बट उसकी वजह से भी इनकी सेल्स में एक एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था। साथ ही साथ जो दूसरी इंडस्ट्रीज़ हैं जैसे कि कमर्शियल सेक्टर्स हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर हैं, वहाँ पर भी ऑलमोस्ट 75% का रिडक्शन आया था सेल्स के अंदर, क्योंकि लॉकडाउन के दौरान इंडस्ट्रीज़ और कमर्शियल सेक्टर बंद थे, जिसकी वजह से जो पावर का डिमांड था वो भी कम था। और क्योंकि जो गेल की सप्लाई है वो पावर सेक्टर में भी काम आती है, इसलिए वहाँ पर भी इनकी सेल्स में एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा था। और दोस्तों अगर मैं पॉजिटिव साइंस की बात करूँ तो सबसे पहले तो ये जो इंडस्ट्री है इसमें एंट्री बैरियर काफ़ी हाई है। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पर कोई भी नया बिजनेस जल्दी से सेटअप नहीं हो सकता, वहाँ पर काफ़ी सारे अप्रूवल्स की
और काफ़ी ज़्यादा केपेक्स की ज़रूरत पड़ती है, जिसकी वजह से जो इनके कॉम्पिटिटर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और इनके पास प्राइसिंग की पावर है। दूसरा, जो इनका फाइनेंशियल प्रोफाइल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनकी जो बैलेंस शीट है वो मुझे काफ़ी स्ट्रॉन्ग लगती है। तीसरा अच्छा पॉइंट है कि जो इनका रेवेन्यू है वो काफ़ी डाइवर्सिफाइड है। ये ना सिर्फ गैस के बिज़नेस से पैसे कमाते हैं बल्कि पेट्रोकेमिकल्स और बाकी दूसरे बिजनेसेस से भी काफ़ी पैसा कमाते हैं, और साथ ही साथ ये काफ़ी एक्सपेंशंस भी कर रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको पहली स्लाइड में बताया था, इन्होंने 6700 किलोमीटर की नई पाइपलाइन बनाई है और आने वाले समय में उसका सेल्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने के लिए मिलेगा। और चौथा एक अच्छा पॉइंट ये है कि कंपनी का जो डिमांड है वो कभी भी कम नहीं होने वाला। ना सिर्फ डोमेस्टिक बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी पावर की और गैस की डिमांड कभी भी कम नहीं होने वाली है, जिसकी वजह से मुझे जो इनका सेल्स का आउटलुक है वो काफ़ी पॉजिटिव नज़र आता है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में इनके सेल्स में काफ़ी अच्छे नंबर आने के चांसेस हैं। और इन्हीं सब कारणों से दोस्तों ये कंपनी मुझे काफ़ी पसंद है और ये मेरी वॉच लिस्ट में भी है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा और साथ ही साथ मुझे नीचे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। जिस टॉपिक पे मुझे सबसे ज़्यादा रिक्वेस्ट आएंगी मैं कोशिश करूँगा कि आने वाले समय में उस कंपनी के ऊपर एक नया वीडियो लेकर आऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स अ लॉट।